हेलो बच्चों, हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक खूबसूरत टॉपिक और उसका नाम है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। और इसमें हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखेंगे, जानेंगे कि चुंबकत्व क्या है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके सवाल, फार्मूले, डेरिवेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आते हैं, उन सभी बातों पर, टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत चैनल यूट्यूब में, विवेक फिजिक्स नाम से। यहाँ पर आपका स्वागत है और यहाँ पर आपको फिजिक्स का हर एक टॉपिक जेईई मेंस और नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिटेल से मिलेगा। तो आप यहाँ पर बने रहें और फिजिक्स को बहुत ही इजी तरह से, इजी मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म समझते हैं यानी चुंबकत्व। टॉपिक 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 मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। और इसमें जो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक की, वो हम स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट का मतलब चुंबकीय छड़। बार मैग्नेट का मतलब है चुंबकीय छड़। और जैसे मार्कर या पेन या डस्टर की जो डिजाइन होती है, डस्टर जैसा आप देखते हैं, उसी तरह से बार मैग्नेट होता है। इस तरह की कोई रॉड होगी, छड़ होगी, इसी को आप बार मैग्नेट कहते हैं। ये बार मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट। एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा। तो ये हो गया हमारे पास बार मैग्नेट हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल बनाते हैं, तो ये मैग्नेटिक नीडल ये हो गई, ये इस तरह से। और ये मैग्नेटिक नीडल इस तरह की हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे। तो ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक नीडल हो गई। ये मैग्नेटिक नीडल हो गई। जैसे इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसी तरह से इसमें भी एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा। तो ये इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। और ये जो लाइन यहाँ से पास करके जाएगी आगे की तरफ, इसको हम एक्सिस कहते हैं। ये जो लाइन आगे की तरफ जा रही है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। और ये इसके जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये हो गई एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ये हो गई एक्सिस, ये हो गई एक्सिस, ये हो गई इक्वेटर। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं इलेक्ट्रिक डायपोल से, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर करके बताता हूं, तो ये इधर हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। और हमने देखा है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल बन के रेडी हो गया। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। और इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी, उसको इक्वेटर कहते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। जो लाइन दोनों पोल को कनेक्ट करेगी, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस कहते हैं, यानी मैग्नेटिक डायपोल की एक्सिस कहेंगे। और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से पास होगी, जैसे पूरे डायपोल की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर पर जो लाइन पास होगी मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, उसको हम इक्वेटर कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगली छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्ज का रोल होता है, चार्ज होता है एक प्लस का, एक माइनस का रोल होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। एक तरफ प्लस का, दूसरी तरफ माइनस का चार्ज होता है। और डायपोल ऐसे बनाते हैं, एक तरफ प्लस का चार्ज और दूसरी तरफ माइनस का चार्ज। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है, बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी। इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे। ये है मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव, और इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब दो पोल है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो काम इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्ज का होता है, एक तरफ प्लस का चार्ज होगा, दूसरी तरफ माइनस का चार्ज होगा, बट दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा। यही होता है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू सेम है, बट नेचर अपोजिट है। एक प्लस का है, एक माइनस का है। वही सेम सिचुएशन मैग्नेटिक डायपोल यानी मैग्नेट में होती है। मैग्नेट के दोनों किनारों पर पोल स्ट्रेंथ होता है,
पोल स्ट्रेंथ होगा, और पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे। एक को हम प्लस लिखेंगे, एक को माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस स्मॉल m लिख देंगे। पोल स्ट्रेंथ ये आपको ध्यान रखना है, पोल स्ट्रेंथ इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अब पोल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक नीडल हो गई, ये मैग्नेटिक नीडल हो गई, और इधर की तरफ नॉर्थ हो गई, इधर की तरफ साउथ हो गया, नॉर्थ इधर साउथ। तो नॉर्थ वाला जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, साउथ वाला जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि जिसमें फील्ड लाइंस एंट्री करती हैं वो माइनस का होता है, उसी तरह से यहाँ पर फील्ड लाइंस इसमें एंट्री करेंगे साउथ में, तो ये नेगेटिव की तरफ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो एज बिल्कुल सेम आप इन दोनों में से कंपेयर करके इस बात को समझ सकते हैं। और पोल स्ट्रेंथ का जो काम है वही काम यहाँ पर चार्ज का काम होता है। पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू कम ज्यादा की जा सकती है अगर हम मैग्नेट को कट करें, और कट करके उसको हम अलग कर दें तो पोल स्ट्रेंथ कम की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली चर्चा हम लोग करेंगे पोल स्ट्रेंथ पर। पोल स्ट्रेंथ, तो अभी हमें ये बात समझ में आ गई कि जैसा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते हैं चार्ज का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसी तरह से मैग्नेट में यहाँ पर हम लोग पोल स्ट्रेंथ का पढ़ते हैं। पोल स्ट्रेंथ का मतलब उस पोल की कैपेसिटी, क्षमता कितनी, कितनी उसमें ताकत है, कितनी एनर्जी है, कितनी स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रेंथ मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताता है, उस मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ को बताता है, इसलिए उसे कहते हैं पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो तीसरा टॉपिक है हमारा पोल स्ट्रेंथ का। पोल स्ट्रेंथ जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट हो गया। अब इस मैग्नेट में अभी हमने देखा कि इसकी पोल स्ट्रेंथ इधर प्लस की है, इधर माइनस की है। अब प्लस की है तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है और इधर ये साउथ पोल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ प्लस का m होगी, और साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ माइनस की m होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, हाँ अगर इस मैग्नेट को मैं कट करता हूं इस तरह से, अगर मैं कट कर देता हूं, इसके दो पार्ट में बना देता हूं, तो इस मैग्नेट के जब मैं दो पार्ट बनाऊंगा तो ध्यान रखना है कि मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही की बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। जहां से जैसे ही आप मैग्नेट को कट करेंगे, कट करने से वहां पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल फिर से डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का m है, और इधर की तरफ इसका साउथ अलग हुआ है तो इधर साउथ डेवलप हो जाएगा यानी माइनस का m, इधर इसका नॉर्थ अलग हुआ है तो प्लस का m, और इधर ये माइनस का m पहले से बना रहा। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से फिर से डेवलप हो जाएंगे, फिर काटेंगे तो फिर ये पहले जैसा बन जाएगा। तो ये बार 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 ये अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बार बार बनाते रहेंगे। अलग अलग कभी नहीं कर सकते हैं, मैग्नेट के दोनों पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक हम एटम्स के लेवल तक जाएंगे वहां पर भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज को, पॉजिटिव को अलग और नेगेटिव को अलग, दोनों को अलग अलग कर सकते हो, बट मैग्नेट के दोनों पोल को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। अगर मैं मैग्नेट को इस तरह से कट करता हूं, ये मैग्नेट था मेरे पास वो पुराना वाला, इसको मैं इस तरह से कट कर देता हूं, ऐसे ऐसे कट कर देता हूं, तो अब देखो लेंथ वही है, लेकिन अब मैग्नेट पहले से पतला हो गया, तो अब जो होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी, इधर हो गया प्लस m/2 इसकी, और इधर प्लस m/2 इसकी, और इधर हो जाएगा माइनस m/2, और इसकी हो गई माइनस m/2। और अब यहां से फिर से इस तरह से कटिंग करेंगे, तो इधर प्लस m/2 और इधर माइनस m/2, फिर ये प्लस m/2 माइनस m/2। अब आप समझ गए, जैसे हम कटिंग करेंगे बराबर बराबर कटिंग करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। अगर हम कम ज्यादा करते हैं तो उसी रेशियो में, जिस तरह से हम कटिंग करेंगे उसी तरह से। ध्यान रखना है कि अगर मैग्नेट की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, अगर वो कम ज्यादा हो रही है, अगर वो कम ज्यादा हो रही है तभी पोल स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगी। लंबाई कम ज्यादा करने से पोल स्ट्रेंथ कम ज्यादा नहीं होगी। ये जैसे देखो इसकी लंबाई मैंने कम कर दी लेकिन मोटाई वही है, तो पोल स्ट्रेंथ वही है। ये आपको ध्यान रखना है पोल स्ट्रेंथ पर। ये छोटा सा डिस्कशन होगा, फिर आगे हम चर्चा करेंगे
मैग्नेटिक मोमेंट पर, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, इसे हम कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, कई बार म्यू से प्रेजेंट कर देते हैं। अब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम किसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लेते हैं कोई वायर है, कोई तार है, कोई लूप है, कोई सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, सपोज दैट ये हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, इसमें I एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, बिकॉज वहां पर भी एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तब यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, M इक्वल टू I मल्टीप्लाई ए, यानी करंट मल्टीप्लाई एरिया, करंट मल्टीप्लाई एरिया, ये आपको ध्यान रखना है, करंट मल्टीप्लाई एरिया, जो करंट है और वो करंट कितने एरिया में फ्लो हो रही है। अगर ये एरिया रेडियस r है तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर, तो I मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न n है तो n से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो n से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने वाले, यहाँ से अगर इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की करंट मल्टीप्लाई एरिया, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया के मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना करंट की वजह से। लेकिन यहाँ पर हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, उस मैग्नेट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारे पास ये मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट हो गया, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, तो मैं इधर प्लस m लिख देता हूँ, इधर माइनस m लिख देता हूँ, इधर प्लस m, एक तरफ माइनस m, प्लस m माइनस m, प्लस m माइनस m, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं 2l लिख लेता हूँ, 2l। l भी लिखा जा सकता है, अभी इसका कंसेप्ट सिखा दूंगा किस तरह से 2l लिखते हैं। बिकॉज ये पोल है, जो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों के मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होगी, बहुत ही कम होगी। दोनों पोल के मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लगभग जीरो होती है। तो यहाँ से इस मिड पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस अगर l है, इधर वाली डिस्टेंस l है, तो टोटल हो गई 2l। अगर आपने टोटल 2l लिखी तो हाफ से l और l होगी, अगर टोटल आपने l लिख ली तो l/2 होगी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने टोटल डिस्टेंस को 2l लिखा था और हाफ से l और l हो गई। कोई मिस्टेक नहीं है, अगर आप टोटल डिस्टेंस को l लिख लें, वो हाफ से मेजर कर रहे हैं मिड पॉइंट से इधर की तरफ l और मिड पॉइंट से इधर की तरफ l, तो टोटल हो गई, टोटल 2l हो गई, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारे पास टोटल, ये टोटल लेंथ हो गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ M मल्टीप्लाई दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई दोनों पोल के बीच की लेंथ, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई दोनों पोल के बीच की लेंथ, यानी बार मैग्नेट की लेंथ। और इसकी यूनिट है हमारे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हमें मालूम करना है, मल्टीप्लाई इसकी यूनिट है मीटर, तो मीटर है, और मीटर से मीटर कट जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट आ जाएगी वो एम्पियर मीटर आ जाएगी। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर हो गई, पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट हो गई एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर हो गई, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे आपने, अगर मैं आपको कंपेयर करके सिखाऊं, तुलना करके बताऊं, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, दोनों पोल के बीच की आप लेंथ को l लिख लें, 2l लिख लें, d लिख लें, जो भी लिखना है, फिर वही पैरामीटर बार बार आपको डेरिवेशन में यूज करना है। कोई मिस्टेक नहीं है, आप टोटल लेंथ 2l लिख लें, d लिख लें, l लिखें, a लिखें। कई बार एनसीईआरटी बुक में a करके ये डिस्टेंस लिखी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी सिंबल का यूज करें, बट वो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है जो हमें डेरिवेशन में बार बार कंटिन्यू यूज करना है, ये ध्यान रखना है।
तो अगर मैं सेम डिस्टेंस को ले लेता हूँ 2l लिख लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस 2l है। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में लिखता हूँ P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2l। ऐसा ही आप पढ़ते हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है। पोल स्ट्रेंथ वो काम चार्ज कर रहा है, दोनों पोल के बीच की लेंथ, दोनों पोल के बीच की लेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर छोटी सी कहानी। फिर आगे हम बातचीत करेंगे इसकी लेंथ पर। बार मैग्नेट की लेंथ पर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जो रियल में लेंथ होती है उसे हम ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। रियल में जो लेंथ होती है, जो लेंथ हमें दिखाई देती है, ये हमारे पास लेंथ है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और इस लेंथ को हम कुछ भी नाम दे दें, जैसे 2l या 2l दे रहे हैं तो 2l ही दे दें, ये 2l लेंथ हो गई। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जो मैग्नेट के पोल होते हैं थोड़ा सा अंदर होते हैं। जैसे ये हमारे पास बार मैग्नेट है, तो ये जो टोटल लेंथ हो गई वो हो गई, ये हो गई ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई हो गई। लेकिन इसमें जो पोल होंगे थोड़ा सा अंदर घुसे हुए होंगे, थोड़ा सा किनारे से अंदर घुसे हुए होंगे। तो पोल यहाँ पर होंगे, यहाँ पर पोल होंगे, ये प्लस m है यानी नॉर्थ पोल है, और इधर माइनस m है, साउथ पोल है, माइनस m है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। और थोड़ी देर के लिए इसको हम d और इसको d डैश कहते हैं। तो d की वैल्यू d डैश से थोड़ी ज्यादा होती है। तो जब कभी भी हम यूज करेंगे तो हम इफेक्टिव लेंथ का यूज बार बार किया करेंगे, लेकिन ये बहुत ही कम वैल्यू होती है तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं और हम ज्योमेट्रिकल लेंथ का भी उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बातचीत करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, बातचीत करेंगे, छोटा सा डिस्कशन। फिर आगे हम टॉर्क पर बातचीत करेंगे, रोटेशन पर बातचीत करेंगे। अगर हम किसी भी मैग्नेटिक नीडल को या चुंबकीय सुई को या बार मैग्नेट को चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो घुमाने में कितना वर्क डन होगा, कितना कार्य होगा। जैसे आपने इस पर डेरिवेशन बनाए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि इसको जब हम घुमाते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, इलेक्ट्रिक टॉर्क कितना होता है और इसमें वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है। उसी तरह से बिल्कुल सेम टॉपिक जैसे आपने विद्युत में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक में जैसे जैसे टॉपिक पढ़े, सेम टॉपिक यहाँ पर मैग्नेटिज्म में यानी मैग्नेट में पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, कितने जल्दी फिजाऊं। चलिए पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। आप जब कंपेयर करके सीखेंगे किसी चीज को तो जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आप मेरे ख्याल से पहले पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर थे वो। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में थोड़ा सा अंतर होता है कि आप दोनों चार्ज को अलग अलग करके फील्ड लाइंस बना सकते हो, बट यहाँ पर दोनों पोल को एक साथ रख कर ही बनाना है, क्योंकि दोनों पोल एक साथ ही होंगे। तो मैं एक साथ करके बना देता हूँ कि जैसे यहाँ पर प्लस का चार्ज है, प्लस क्यू है, एक तरफ माइनस का चार्ज है, माइनस क्यू है। अब हम देखते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस तरह से जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस तरह से ऐसे जाती हैं, ऐसे बाहर निकलती हैं, ऐसे बाहर निकलती हैं,
ऐसे इसमें आती हैं, ऐसे इसमें आती हैं। तो ये बल रेखाएं इस तरह की डिजाइन बनाती हैं, ऐसे ऐसे बनाती हैं। तो जिस तरह से यहां पर आपको एक क्लोज लूप आपको देखने को मिलता है, बंद जगह आपको देखने को मिलती है, उसी तरह से वहां पर भी मैग्नेट की वजह से इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, उसमें अंदर ये होता है कि इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग करने के बाद भी ये फील्ड लाइंस बन सकती हैं, बट मैग्नेट में ऐसी सुविधा नहीं होती। आप मैग्नेट के दोनों पोल को अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट बना ले या मैग्नेटिक नीडल बना ले। मैं यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल बना के काम चला लेता हूँ। तो ये मैग्नेटिक नीडल हो गई, और मैग्नेटिक नीडल का इधर हो गया नॉर्थ पोल हो गया, इधर हो गया साउथ पोल हो गया। अब फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं मैग्नेटिक नीडल से, ऐसे निकलती हैं और ऐसे निकलती हैं, और इधर से ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आती हैं ऐसे, और साउथ में एंट्री करती हैं इस तरह से। तो ये आसपास की जो जगह है इसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ये है हमारे पास मैग्नेट, यानी ये है मैग्नेटिक नीडल या बार मैग्नेट कहते हैं। बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में एक डायग्राम बना सकते हैं, और इसको बनाएंगे तो इस तरह से होगा, और बड़ा इजी है। और मैं चाहूँगा कि आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ लिखते रहें, तो आपके लिए इजी रहेगा। और या तो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको लगे कंफर्ट हो उस हिसाब से आप इसको देखें और नोट करते रहें। अगर मैं बार मैग्नेट का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ तो वो भी बहुत इजी है, और आप इसी तरह से इसी कंसेप्ट से आप उसको बनाएंगे। एक तरफ मैं नॉर्थ पोल बना लेता हूँ, एक तरफ साउथ पोल। ध्यान रखना है कि नॉर्थ पोल का मतलब पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ और साउथ पोल का मतलब नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये मैग्नेट और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ये हो गए हमारे पास मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसपास जहां पर जिस जगह पर ट्रेवल करेंगी, जहां पर होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे कैंडल आप कहीं पर ग्लो करते हैं, कैंडल आप ग्लो करते हैं तो आप देखेंगे कैंडल के आसपास उजाला उत्पन्न होता है। ये कैंडल आप ग्लो कर रहे हैं, कैंडल 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 कैंडल, तो कैंडल के आसपास उजाला उत्पन्न होता है, तो इसे आप लाइट फील्ड कहते हैं। इसी तरह से किसी चार्ज के आसपास की जो फील्ड होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी मैग्नेट के आसपास की जो फील्ड होती है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। किसी वायर में करंट बह रहे उसके आसपास की जो जगह है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके आसपास की जो जगह है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपने द्रव्यमान की वजह से, अपने मास की वजह से आसपास एक फील्ड डेवलप करते हैं, उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे अर्थ अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है, ग्रेविटी है। सन के आसपास ग्रेविटी है, सन में ग्रेविटी है, मून में है। तो हर एक ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टी की वजह से एक फील्ड वहां पर डेवलप करता है, और उस फील्ड का नाम हर एक जगह पर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लाइट फील्ड है। तो इस तरह से हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक टॉर्क पर। मैग्नेटिक टॉर्क कैसे होगा और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं। हमें पढ़ना है मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क, इसे हम टॉर्क इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो ग्रेविटी ये ग्राउंड हो गया हमारे पास, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं। अब यहां पर ग्रेविटी स्मॉल जी है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटी है और स्मॉल जी।
अगर यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका मास m है, तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा m मल्टीप्लाई g। तो मेरे कहने का मतलब है मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कराने से फोर्स बनता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर मैं कोई चार्ज रख दूं, क्यू चार्ज रख दूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज रख दूं तो यहां पर जो फोर्स होगा वो क्यू मल्टीप्लाई ई हो जाएगा। अगर जो फोर्स होगा वो क्यू मल्टीप्लाई ई हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर हम पोल को रखते हैं, किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं। अब इस मैग्नेटिक नीडल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा, उस पोल स्ट्रेंथ में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई कराते हैं, ध्यान रखना है ये मैग्नेटिक फील्ड है डी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक नीडल रख दी, मैग्नेटिक नीडल रख दी, और इस मैग्नेटिक नीडल की जो पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, यानी पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव प्लस m माइनस m, जो पोल स्ट्रेंथ है उसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई कराता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये ध्यान रखना है। यहां पर चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई तो इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर ग्रेविटी में मास का मल्टीप्लाई तो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह से यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि जो काम होता है मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ का, वही काम होता है इलेक्ट्रिक में चार्ज का, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हम लोग फोर्स को लिखते हैं Q मल्टीप्लाई ई, और यहां पर लिखते हैं M मल्टीप्लाई बी, ये ध्यान रखना है। ये एम बी फोर्स है और यहाँ पर क्यू ई फोर्स है। एम यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू यहाँ पर चार्ज है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, ये मैग्नेटिक नीडल हो गई। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक नीडल का इधर हम साउथ बना लें, जरूरी नहीं है कहीं भी बना सकते हैं, इधर हम साउथ कर लेते हैं या नॉर्थ कर लें, इधर मैं नॉर्थ कर लेता हूं, इधर मैं साउथ पोल कर लेता हूं। अब ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर है? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी अपना एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। तो जहां पर एरो का सिंबल होगा ना वो साउथ होगा, वो उधर की तरफ साउथ होगा और पीछे की तरफ नॉर्थ होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे हम लोग चार्ज में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं, तो पीछे की तरफ पॉजिटिव होगा और आगे की तरफ नेगेटिव होगा, यानी इधर की तरफ प्लस की होगा, इधर की तरफ माइनस की होगा, वही काम यहाँ पर होगा। तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो तीर का निशान है उधर की तरफ साउथ पोल होगा और पीछे की तरफ नॉर्थ पोल होगा, ये ध्यान रखना है। अब ये किधर रोटेट होगा, इसकी टोटल जो लेंथ हो गई, ये जो टोटल लेंथ हो गई, अगर मैं ये वाली लेंथ मिड पॉइंट से ये L लिखता हूं और इधर मिड पॉइंट से L लिखता हूं, तो टोटल जो लेंथ हो गई, इस टोटल लेंथ को मैं 2L लिख लेता हूं, 2L लिख लेता हूं। तो ये मिड पॉइंट से L और L हो गई। अब इसका रोटेशन किस डायरेक्शन पर होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, डिपेंड करेगा कि वो सिचुएशन कौन सी है। अब देखो जरा, इधर की तरफ ये नॉर्थ है, इधर की तरफ ये साउथ होगा, तीर के निशान की तरफ साउथ होगा, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे आएगा, और ये वाला इधर की तरफ नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ऐसे जाएगा, मान ली ये ऐसे जाएगा, ऐसे ये ऐसे जाएगा ऐसे। बट अगर मैं इधर साउथ बना लूं, इधर नॉर्थ बना लूं, तो ये फिर ऐसे जाएगा।
तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, डिपेंड करेगा कि मैंने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर किस तरह से रखा है, किस सिचुएशन पे रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से तो इसका रोटेशन इधर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ आएगा रोटेट होकर। तो मैं देखूंगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाली जो साइड आएगी, ये वाली साइड, ये एंगल थीटा है, ये वाली जो साइड आएगी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये इस मैग्नेटिक नीडल को मैं ऐसे बाहर बना लेता हूं, तो इसका रोटेशन इधर की तरफ है, इसका रोटेशन इधर की तरफ है, और ये लाइन हो गई, ये एंगल थीटा हो गया। टोटल लेंथ हो गई हमारे पास 2l हो गई, तो ये हाफ से लेंथ इधर वाली l हो जाएगी और इधर वाली l हो जाएगी। तो इधर मैं इसका ये वाली वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो अगर ये वाली हाफ लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा l sin थीटा हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें आप साइन का यूज करो, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई l sin थीटा, वही वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर भी हो जाएगा l sin थीटा, l sin थीटा इधर हो जाएगा। अब जब कभी भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क इक्वल टू, पहले इस साइड का टॉर्क 1 कैलकुलेट कर लेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गए यहाँ पर, मैं एक बार फोर्स लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इधर हो गया टॉर्क। अब फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई मैग्नेट। अरे यार, अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है, उसी तरह से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, और इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस l sin थीटा, ये हो जाएगी। फिर इसके बाद इधर वाला अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क 2 सेम वैल्यू आ जाएगी, इधर भी हो जाएगा mb और इधर हो जाएगा l sin थीटा। आप टोटल टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा इधर mb और sin थीटा, इधर हो जाएगा 2l, l और l डबल हो जाएगा, सेम वैल्यू 2 बार आ रही है, तो इधर हो जाएगा l sin थीटा, 2l कर लें, सेम वैल्यू 2 बार आ रही है, या ऐसे इसको कर लें, ऐसे कर लें, mb sin थीटा या l sin थीटा, mb मल्टीप्लाई l sin थीटा, और फिर पूरे में 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि पूरी वैल्यू 2 बार लिखी गई है, तो इसको मैं ऐसे लिख लें m मल्टीप्लाई 2l, 2 को l के पास में लिख देता हूँ, फिर b sin थीटा में लिख लूँ। और ध्यान रखना कि m मल्टीप्लाई 2l क्या है, m मल्टीप्लाई 2l, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, m मल्टीप्लाई 2l ये है कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया कैपिटल M, टॉर्क इक्वल टू कैपिटल MB और sin थीटा हो गया। अगर इसका वेक्टर फॉर्म करना है तो वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं अगर इसका वेक्टर फॉर्म करना है तो लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर P, ये ध्यान रखना है। ये सेम उसी तरह से फार्मूला बन रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक टॉर्क को आपने देखा था P क्रॉस E देखा था, सेम फार्मूला है, आप दोनों से कंपेयर कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसको हम रोटेट करने में कितना वर्क करेंगे, कितना वर्क करना पड़ेगा अगर इसको हम रोटेट करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। रोटेट का मतलब इस तरह से इसको रोटेशनल मोशन कराते हैं, इस तरह से ऐसे घुमाते हैं, तो कितना वर्क करेंगे। अभी सपोज दैट ये इस एंगल पर रखा है, फिर इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे 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 पूरा घुमाएंगे, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, आधा, किसी भी एंगल से घुमा रहे हैं, कितना वर्क करेंगे, वर्क डन। अगला टॉपिक है हमारे पास वर्क डन, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क dw, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहां पर
रोटेशनल में जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे टॉर्क कहेंगे, यानी एंगुलर फोर्स कहेंगे। जब कभी भी देखो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, एक तो लीनियर मोशन में सभी वैल्यू लीनियर होंगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर फोर्स, लीनियर मोमेंटम। बट रोटेशनल मोशन में सभी वैल्यू एंगुलर होंगी, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर फोर्स है, और एंगुलर फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। तो वर्क इक्वल टू फोर्स यानी टॉर्क यानी एंगुलर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। बिकॉज अगर हम यहां से यहां तक ले गए और सेकेंड कंडीशन में इसको हम यहां पर ले आए, ऐसे ले आए, ऐसे ले आए, ऐसे ले आए, तो ये वाला एंगल अब हमारे पास अगर थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने ये कराया, ये हो गया डी थीटा हो गया। ऐसे मान लो कि अगर हमको यहां से यहां तक इसको रोटेट करके ले जाना है, तो अगर ये 60 डिग्री है, अगर पूरा रोटेशन 60 डिग्री है, तो इसको मैं इतना केवल ले गया तो 60 तो नहीं होगा, 60 से कम होगा। 60 से कम का मतलब है डी थीटा, यानी अगर थीटा का मान 60 है तो 60 से कम वाली वैल्यू को हम डी थीटा कहेंगे। स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल पर स्मॉल वर्क होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा वर्क। अब टॉर्क की वैल्यू लिखते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू है एम बी साइन थीटा, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा। हाँ ये कैपिटल एम है और इधर है डी थीटा, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 से w की लिमिट में, और इधर थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट में। इधर हो जाएगा w इक्वल टू हो जाएगा एम बी बाहर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, यानी माइनस cos थीटा हो जाएगा, और थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट है, फिर लिमिट यूज कर लेंगे w इक्वल टू एम बी, और इधर हो जाएगा मेरे ख्याल से cos थीटा 2 माइनस का माइनस, और फिर लिमिट यूज करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा। तो फाइनली लिख देंगे w इक्वल टू एम बी, और इधर हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सेम फार्मूला वहां पर भी बना था, और वहां पर फार्मूला बना था w इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये तो हो गया हमारे वर्क डन का फार्मूला, यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एम बी इधर हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ध्यान रखना है कि आपके लिए न्यूमेरिकल एक टफ टॉपिक होता है, बट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उस टॉपिक के थ्योरी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि जब तक आपको थ्योरी नहीं कंप्लीट है किसी भी टॉपिक की, आप उसके न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन पाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे, आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको उसकी थ्योरी को पढ़ना है, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना है कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है, टॉपिक का मर्ज क्या है, टॉपिक की समरी क्या है, क्या कहना चाहता है। तो ये हो गया हमारे पास। और फिर इसके बाद इसको जब रोटेट करेंगे, इस मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर जब हम रोटेट कर रहे हैं, तो एक राउंड में, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड पर एक हम छोटा सा डेरिवेशन बना लें। और इस बार नीट एग्जाम में ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, उसमें टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा था। तो मोस्टली बच्चों के ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सोल्व करना है टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड पर बात करते हैं। टाइम पीरियड ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक नीडल हो गई, ये मैग्नेटिक नीडल हो गई। एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है, और ये इस तरह से रोटेट हो रही है, ये ऐसे रोटेट हो रही है, किसी तरह से क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, यहाँ से इस तरह से, इससे ऐसे घूम रही है, डन 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 ऐसे घूम रही है, जैसे टिक 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 घड़ी की सुई घूमती है। तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? जैसे हम लोग घड़ी में देखते हैं कि घड़ी की सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेती, तो उसका वर्तकाल टाइम पीरियड 60 सेकंड है। मिनट वाली सुई उसी घड़ी में 1 घंटे में कंप्लीट कर पाती है। इस तरह से टाइम पीरियड सबका अलग अलग होता है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर आप हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क इक्वल टू है एम बी साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल,
देन अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तब हम लिख सकते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एम बी, इधर हो जाएगा थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। टॉर्क का एक और फार्मूला होता है आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन और इसकी यूनिट जानते हो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम बराबर कर सकते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। हाँ, तो ये हो गए हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को बराबर करते हैं तो आई अल्फा इक्वल टू इधर हो जाएगा एम बी साइन थीटा, थीटा की जगह साइन थीटा की जगह थीटा हमने लिखा। यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, उसको हमने हटा दिया, मैग्नीट्यूड के लिए यूज कर लिया, ये ध्यान रखना है। ये हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ध्यान रखना है कि लीनियर एसएचएम के लिए फॉर लीनियर एसएचएम के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से अगर हमने नेगेटिव साइन इसको रिमूव किया तो यहाँ अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। तो लीनियर एसएचएम के लिए जो एक्सेलरेशन होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। बट एंगुलर एसएचएम के लिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है माइनस को ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू यहाँ पर लिख दें तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस को ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का एम बी, इधर हो जाएगा थीटा, माइनस माइनस कटा थीटा थीटा कट गए तो आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई आई, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एम बी डिवाइड बाई आई। देखो जरा सही तो है ना वैल्यू। अल्फा की जगह हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखा, थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी हो गए ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इक्वल टू इतना हो गया। ओमेगा इक्वल टू आप 2 पाई एफ लिख दें या 2 पाई बाई टी लिख दें तो 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, इधर हो जाएगा अंडर रूट एम बी डिवाइड बाई आई। तो टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारे पास टी इक्वल टू 2 पाई, आप इसको उल्टा कर लेंगे तो टी इक्वल टू 2 पाई और आई डिवाइड बाई एम बी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई और इधर हो जाएगा हमारे पास एम बी डिवाइड बाई आई हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके इक्वल में 2 पाई एफ लिखते हैं तो 2 पाई एफ लिखेंगे तो 2 पाई नीचे चला जाएगा तो एफ इक्वल टू 1/2 पाई एम बी डिवाइड बाई आई और टाइम पीरियड के जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये छोटा सा एक डिस्कशन रहा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। और अगले टॉपिक में, इसी के अगले टॉपिक में हम लोग मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस और इक्वेटर पर, यानी बार मैग्नेट की एक्सिस और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म पर बहुत ही डिटेल से डिस्कशन करेंगे।